ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो कंसेप्ट था कैस्केडिंग का, बेसिकली हमने देखा था कि अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यूज का इनपुट लेना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। या तो हम क्या करें, दोनों बार, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार सीन लिखा, ठीक है, उसमें एक वेरिएबल का इनपुट लिया, देन नेक्स्ट टाइम मैंने दूसरा सीन लिखा और उसमें दूसरे वेरिएबल का इनपुट लिया। तो इस तरह से हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स का इस तरीके से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और इसका ऑल्टरनेटिव तरीका है हमारे पास में, जो कि ये है कि हम एक बार सी इन लिखें, ठीक है, और उसमें अलग अलग वेरिएबल्स को यहाँ पर पुट कर दें। यस भावेश, यस भावेश। ओके, तो भावेश कुछ क्वेश्चन पूछना है, सॉरी, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज लोअर हैंड कर दीजिए। यस, तो हम यहाँ देख रहे थे कि हमारे पास में अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स को क्या करना है, उसका इनपुट लेना है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास में क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इस प्रोग्राम में एक बार सी इन लिखा और उसके साथ में ए और डी दो वेरिएबल्स का क्या किया है, इनपुट लिया है, ठीक है। तो इस केस में ये जो कंसेप्ट है वो कैसे यूज में आएगा या कैसे इंप्लीमेंट होगा, उसको हम एक बार वापस समझ रहे हैं। तो सबसे पहले यूजर को मैसेज दिखाई देगा, और मैसेज से भी पहले यहाँ पर हमारे पास में ए और डी दो वेरिएबल्स क्या होंगे, सबसे पहले क्रिएट होंगे, ठीक है। और मैंने अभी दोनों वेरिएबल सेम डेटा टाइप के लिए हैं। अब अगर मैं बात करूं सी आउट की, तो सिंपली एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आपके पास में आउटपुट के केस में ये आउटपुट स्क्रीन का मैंने आउटपुट यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर 10 टाइप किया और उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ ये 10 जो है वो किसके लिए इनपुट माना जाएगा, इस ए वेरिएबल के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास में जो दूसरा वेरिएबल है उसके लिए एक और इनपुट होना चाहिए, तो आप पहले इनपुट को दूसरे इनपुट से सेपरेट करने के लिए या तो स्पेस या फिर टैब कैरेक्टर या फिर एंटर की प्रेस करके भी आप नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वेरिएबल का इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम की बात करें तो देखिए यहाँ मैंने समझाया कि सबसे पहले लेट्स से कि हमने 10 जो है नंबर उसको 10 टाइप किया, देन अगर मैं नेक्स्ट लाइन एंटर की प्रेस करती हूँ, उसके बाद वापस से कर्सर आपके पास में प्रॉम्प्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हमने वहां पे टाइप किया 145, उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एग्जैक्टली जो 10 है, जो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी इस ए वेरिएबल में। और अगर मैं बात करूं 145, तो वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, डी में। तो इस तरीके से ये कैस्केडिंग, या मैं यूं कहूं कि एक से ज्यादा अगर हम इनपुट लेते हैं सी इन के थ्रू, तो वो कुछ इस मेथड से काम करता है, ठीक है। सिंपली आपको इतना समझना है कि आपको अगर एक से ज्यादा वैल्यूज का इनपुट लेना है तो आपको सारे इनपुट्स को सेपरेट करना पड़ेगा इन तीनों में से किसी ना किसी एक मेथड से। अदरवाइज आप बिना स्पेस दिए अगर यहाँ पे कुछ भी कंटेंट टाइप करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 104 और टाइप कर देती, तो ये 104 किसका कंटेंट माना जाता, कौन से वेरिएबल को बिलोंग करता, ए को ही, ठीक है। उसके बाद मैं जितनी बार भी वैल्यू टाइप करूंगी वो ए को ही बिलोंग करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सेकंड वेरिएबल में भी कुछ वैल्यू जाए, तो हमें इन में से किसी एक मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब मैंने इनपुट लेते टाइम यहाँ आपको खैर एंटर की के थ्रू समझाया है, लेकिन हम चाहें तो 10 और 145 को स्पेस के साथ भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब स्क्रीन पर इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फर्स्ट नंबर इज ये मैसेज आएगा, और उसके बाद जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू
आउटपुट स्क्रीन पर, यहाँ तो हमने खैर ए ही लिखा है, लेकिन अगर हम बात करें आउटपुट स्क्रीन की, तो आउटपुट स्क्रीन पर ए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10, ठीक है, जो कि हमने इनपुट में ली थी, वो रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा। गौरव, अभी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप में से बाकी किसी को भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हमने अभी 9th प्रोग्राम डिस्कस किया था, आगे कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में 10th प्रोग्राम। अब देखें इस 10th प्रोग्राम में मैंने सिंपली जो एक से ज्यादा वेरिएबल्स का इनपुट लिया है, जैसे कि मैसेज आप देखें यहाँ पर मैंने जो कमेंट ऐड किया है, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर इस कमेंट पे मैंने लिखा है कि हम एक से ज्यादा वैल्यूज का इनपुट ले रहे हैं, एक सी इन का यूज करके, जिसको कि हम कैस्केडिंग कहते हैं, ठीक है, किसकी कैस्केडिंग, सी इन की। और कैस्केड का सिंपल हिंदी मीनिंग होता है एक बंडल या एक कलेक्शन, और प्लस हम साथ में दो नंबर्स का सम भी डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम में ए और डी दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब इनपुट लेने के लिए अगेन मैंने यहाँ पर सी इन यूज किया है और दोनों वेरिएबल्स को साथ में पुट किया है। आप चाहें तो अलग अलग लाइन में कुछ इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, ए और दूसरा वेरिएबल आप नेक्स्ट लाइन में पुट कर सकते हैं, ये भी काम करेगा। अदरवाइज हम ये वाला जो मेथड यूज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो लेट्स से कि हमने यहाँ पर इनपुट में 100 दिया, ठीक है, तो 100 जो वैल्यू मानी जाएगी वो ए वेरिएबल के लिए मानी जाएगी, और स्पेस देके मैंने यहाँ पे दे दिया 30, तो 30 किसके लिए कंसिडर किया जाएगा, डी के लिए। और उसके बाद मैंने सिंपली दोनों वेरिएबल्स को, ए और डी वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया है। डिस्प्ले करवाने के तरीके में मैंने सबसे पहले मैसेज, देन इक्वल का साइन, और सिंपल उस वेरिएबल को यहाँ पे पुट किया है। तो जब इस लाइन को हम आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे तो ए जो वेरिएबल है उसकी जगह पर 100 जो भी हमने इनपुट लिया है वो एसएच रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद सेम यहाँ पर यही प्रोसीजर सेकेंड लाइन के साथ में भी यूज में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन की। तो देखिए मैंने दो नंबर्स का सम करवाया है और सम में भी इंटीजर की रेंज को क्रॉस करे। अभी तक हमने सिंपली ऐसे ही देखा था कि हम सम करवा रहे हैं तो सिंपल इंटीजर वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, नो डाउट यहाँ पर भी वो कंसेप्ट हम फॉलो कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर अभी इस केस में लॉन्ग वेरिएबल को लिखा है, ठीक है। लॉन्ग का मतलब यहाँ पर है कि लॉन्ग इंट की बात हो रही है, जो कि अपने आप में इंटीजर से ज्यादा उसकी रेंज होती है, उसकी साइज भी इंटीजर से ज्यादा होती है, ठीक है। प्लस इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज स्टोर हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर ए और डी जिनमें की इनपुट लिया था उन वेरिएबल्स को यहाँ पर इस तरीके से प्लस करवा के और सम में असाइन कर दिया, ठीक है। अब सम जो वेरिएबल है वो हमने क्रिएट भी किया है, प्लस उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी है, यानी कि सम वेरिएबल अब हमारे पास में गार्बेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर नेक्स्ट लाइन की, तो देखें यहाँ पर मैंने सम वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। सम वेरिएबल को मैंने लास्ट में डिस्प्ले करवाया है, उससे पहले मैंने मैसेज दिया है। तो ये पर्टिकुलर लाइन आउटपुट विंडो पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगी। देखते हैं क्या तरीका है हमारे पास में। तो सबसे पहले है सम ऑफ, तो सम ऑफ तो एज इट इज मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। देन हमने अगेन इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया है। हमने पढ़ा था कि सी आउट के साथ जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं वो इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर ए वेरिएबल जो हमने पुट किया है आउटपुट स्क्रीन पर उसकी वैल्यू एसएच रिप्लेस हो जाएगी। देन अगेन एंड क्योंकि डबल कोट्स में है तो डबल कोट्स में जो भी लिखा जाता है वो आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसके पहले एक स्पेस दिया है तो आउटपुट स्क्रीन पर स्पेस भी यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 30, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 आउटपुट स्क्रीन पर इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी तो इज अगेन एक मैसेज है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट में सम की वैल्यू इन दोनों का एडिशन
130, हालांकि यहाँ पर इंटीजर की रेंज क्रॉस नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 130 सिंपली इस जो सम नाम के वेरिएबल में है, सम नाम का जो वेरिएबल है उसमें सिंपली असाइन हो जाएगा। अभी इस प्रोग्राम में मैंने इतने हाई वैल्यू नहीं लिए, तो सिंपल अगर आप इस लॉन्ग की जगह इंट भी लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बाकी डेटा टाइप्स हमें किस तरीके से यूज करने हैं वो हम एक बार सी में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इस प्रोग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि हम एक से ज्यादा डेटा टाइप्स और उनके वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम में। प्लस यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक कंसेप्ट हम और देखेंगे कि C++ में वेरिएबल, हालांकि हमने शायद ऊपर वाले प्रोग्राम में मतलब जो लास्ट क्लास में देखा था हमने, उसमें मैंने आपको ये कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन जरूर दिया था कि हम चाहें तो अपने प्रोग्राम में एक से ज्यादा वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। प्लस बिफोर द यूज वेरिएबल को CLR SCR के बाद भी क्रिएट कर सकते हैं। सी में यहाँ पर इस तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो एरर आती है, लेकिन यहाँ पर C++ में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। देखें यहाँ पर मैंने कैरेक्टर C, जो C एक वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का है, उसको CLR SCR के बाद क्रिएट किया है। सेम मैंने फ्लोट जो है डेटा टाइप, उसका D वेरिएबल भी क्रिएट किया है, लेकिन दोनों को, यस सिद्धार्थ वीडियो ऑन कर दीजिए। मैम वीडियो डिसेबल हो रखी है। ओके, किसी नंबर के बाद किसी स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं, अगर हम नंबर के बाद कैरेक्टर का इनपुट ले रहे हैं तो उस केस में प्रॉब्लम नहीं आती, वो प्रोग्राम इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जब आएगी जब हम नंबर के बाद में इनपुट लेते हैं किसी स्ट्रिंग का, प्रॉपर स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग अपने आप में क्या है? कैरेक्टर की एरे, ठीक है। हालांकि इस टॉपिक को हम बाद में देखेंगे और मैं इसका प्रोग्राम भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, कैसे बफर क्लियर होता है और क्यों क्लियर करना पड़ता है, वो हम वापस से डिस्कस करेंगे। बट अभी जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की है उसको एक बार देख लेते हैं, जो मैंने प्रोग्राम बनाया है। इस अकॉर्डिंग अगर हम ए का इनपुट पहले लेना चाहें या सी का बाद में लेना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अलग अलग लाइंस पे मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फ्लोट वेरिएबल डी टाइप का वेरिएबल, डी एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, देन उसमें इनपुट लिया है और सिंपली तीनों वैल्यूज को मैंने 1 बाय 1 करके डिस्प्ले करवाया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमें सिर्फ इतना ही समझना था कि हम अलग अलग डेटा टाइप्स और उनके वेरिएबल्स को प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन कंडीशन ये है कि उन पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करने से पहले क्रिएट करना जरूरी है। आई मीन टू से कि अगर मैं यहाँ पर डी वेरिएबल को क्रिएट ना करूं और डायरेक्टली उसमें इनपुट लूं तो ये एक एरर है, ठीक है। यस सिद्धार्थ, सी इनके अंदर अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। सी इन के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, सी इन से पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। ऐसे नहीं लिख सकते सी इन इंट ए? नहीं नहीं नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी ओके इन का काम क्या है? इनपुट लेने का। तो डिक्लेरेशन और इनपुट दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हम। ओके मैम। नेक्स्ट है हमारे पास में, इस प्रोग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस को चेंज कर दिया है, तो ये लाइन तो चली जाएगी नेक्स्ट, और मैंने दोनों को साथ में इनपुट लिया है। तो पहले हमने नंबर का इनपुट लिया, ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर का इनपुट लिया। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो ए में स्टोर हो जाएगा 100 और सी कैरेक्टर में स्टोर हो जाएगा जो हमने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप किया है। अब आगे कंटिन्यू करें। ऐसे ही फ्लोट में मैंने जो इनपुट लिया है वो फ्लोट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? डी, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक काम करते हैं, ये वाला जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम डिस्प्ले करवाया है आप उसको एज अ असाइनमेंट के तौर पर ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको एक बार रिपीट कर दूंगी। मैंने सिंपली इस प्रोग्राम में वॉइस ऑडिबल है सबको, स्क्रीन प्रॉपरली शेयर है, शेयरेबल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप रेज हैंड करके मुझे बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में देखें यहाँ पर मैंने जो मैसेज या मैं यूं कहूँ कि जो कमेंट लिखा है वो ये है कि यूजर से 3 नंबर्स का सॉरी एक डिजिट 3 एक नंबर का इनपुट लिया है जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब उन तीनों डिजिट्स का हमें क्या करना है, सम करना है। हालांकि मैंने यहाँ पर कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया है, क्यों? क्योंकि कंडीशन वाला सेक्शन अभी हमने C++ में नहीं पढ़ा, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि यूजर जो इनपुट देगा वो 3 डिजिट का नंबर ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम में आपको सिंपली ये डिस्प्ले करवाया है कि जो भी यूजर ने डिजिट्स दी उनका सम हो जाए। तो आई होप कि आपको नंबर की डिजिट्स को फैच करना अच्छे से आता है। मैंने इस प्रोग्राम में पूरा डिस्क्राइब किया है, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो मैं इस प्रोग्राम को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। मैंने सिंपली इस प्रोग्राम में A1, A2 और A3 तीन अलग अलग वेरिएबल्स बनाए क्योंकि मुझे तीनों डिजिट्स को अलग अलग फैच करके उनका सम करवाना था, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अपने तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप में से किसी का कोई अलग मेथड हो तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, बट सिंपली हमें आउटपुट में ये कुछ इस तरीके से चाहिए कि यूजर ने अगर 1, 3, 4 इनपुट किया तो उसका सम इन तीनों वैल्यूज का, इन तीनों डिजिट्स का सम होके यहाँ पर 8 एज अ आउटपुट हमें शो हो जाए। आप ट्राई करिएगा प्रोग्राम को, कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक बार सॉर्ट आउट कर दूंगी और इस प्रोग्राम को हम वापस से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट, तो ये आप लोगों की क्लास का आज का असाइनमेंट है, आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में एक कंसेप्ट होता है टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अब देखें इस कंसेप्ट का क्या मतलब, अगर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया और अगर ऐसे ही मैंने कैरेक्टर वेरिएबल लिया, तो लेट्स से कि मैंने सबसे पहले कैरेक्टर वेरिएबल में इनपुट लिया, ठीक है। तो हम मान के चलें कि यूजर ने उस पर्टिकुलर वेरिएबल में a एज अ कैरेक्टर इनपुट दिया, तो इनपुट में मैंने यहाँ पर a दे दिया। अब ये a जो या फिर कैपिटल A दे दिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कैपिटल A किस में जाके स्टोर होगा, इस C वेरिएबल में जो कि कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। मैंने इस लाइन को यहाँ पर इस तरीके से डिस्क्राइब भी किया है कि यहाँ मैंने लिखा है कि जब हम किसी छोटे डेटा टाइप की वैल्यू या सिंपली हम अगर एक डेटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे टाइप में असाइन करते हैं, देखिए यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन भी है, तो ये कंसेप्ट कहलाता है टाइप कास्टिंग, क्योंकि दूसरे वेरिएबल में असाइन करने पर उस राइट हैंड साइड के वेरिएबल का टाइप चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैरेक्टर को असाइन किया है, यहाँ पर आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। मैंने इस कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू को सिंपली असाइन किया है किसी इंटीजर वेरिएबल में। तो अब देखें अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो लेट्स से कि यूजर ने अगर इनपुट के तौर पर डी ही दिया, ठीक है। तो डी इनपुट देने पर सी में हमारे पास में डी इनपुट स्टोर हो जाएगा। अब ये जो डी इनपुट है, ठीक है, वो जब हम ए वेरिएबल में असाइन करेंगे तो ए वेरिएबल में हमें उसका अस्काई जो कोड है वो मिलेगा, यानी कि ए वेरिएबल में आप देखें सिंपली अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं तो मैं अभी आपको बता रही हूँ टाइप कास्टिंग, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रही हूँ, तो सी अपने आप में कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। अब इंटीजर वेरिएबल में कभी भी कैरेक्टर या मैं यूं कहूं कि लेटर या अल्फाबेट तो स्टोर नहीं हो सकता, तो अभी इस केस में क्या स्टोर होगा, ए वेरिएबल में इस सी में जो इनपुट लिया गया था उसका जो भी अस्काई कोड है वो स्टोर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को ए और सी को डिस्प्ले करवाएंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट हमें विजिबल हो जाएगा। अगर यूजर ने यहाँ पर कैपिटल ए या स्मॉल ए डाला होता,
लेट्स से कि इनपुट में कैपिटल ए डाला होता, तो कैपिटल ए का स्काई कोड यहाँ पर होता है 65, तो 65 असाइन हो जाएगा इस इंटीजर वेरिएबल में। और अगर मैं बात करूं जब मैं कैरेक्टर वेरिएबल को डिस्प्ले करवाऊंगी तो यहाँ पर उसका आंसर कैपिटल ए डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप जो मैंने बोला वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा होगा और क्लियर होगा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, मैंने ऐसे ही एक और प्रोग्राम बनाया है, उसमें भी सिंपली टाइप कास्टिंग को ही एक्सप्लेन किया है। अगर मैं किसी छोटे वेरिएबल की वैल्यू को किसी बड़े वेरिएबल में असाइन करती हूँ, ठीक है, या किसी बड़े वेरिएबल को किसी छोटे वेरिएबल में असाइन करती हूँ, तो ये जो दो अलग अलग अभी टर्म्स मैंने बोली, इसी बेसिस पर टाइप कास्टिंग को भी दो अलग अलग टर्म्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है हमारे पास में ऑटोमेटिक या फिर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन बोले, टाइप कास्टिंग बोले, बोथ आर सेम। इम्प्लिसिट और ऑटोमेटिक, जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर सी को मैंने जैसे ही ए में असाइन किया तो ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू में 65 असाइन हो गया अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट। ठीक है, एक तरह की टाइप कास्टिंग और होती है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। अभी इसका सिंपल एक ही एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, हालांकि नेक्स्ट प्रोग्राम में मैंने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जरूर पुट किया है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ताकि ये वाला कंसेप्ट एक बार आपके पास में क्लियर हो जाए। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास में जो कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है वो है ऑपरेटर्स। ठीक है, अब देखें ऑपरेटर्स हमें सिंपली पता है कि क्या काम करते हैं। ऑपरेटर का सिंपल मीनिंग होता है कि एक ऐसा सिंबल जो कि हमारे पास में कंपाइलर को एक तरह से इंफॉर्मेशन देगा जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, कुछ भी कोई भी लॉजिकल या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऑपरेटर हमारे पास में सिंबल है। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स है हमारे पास में, जो हमने ऑपरेटर सी में देखे वो ही यहाँ पर हम देखने वाले हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर लिस्ट को एक बार देखने से पहले हम ऑपरेटर्स की कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स या फिर कुछ कैटेगरीज की, तो देखें एक होता है हमारे पास में यूनरी। अब ये जो टाइप है, ठीक है, हालांकि हमारे पास में अर्थमेटिकल, लॉजिकल ऐसे भी कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है आप वो भी अपने पास, जैसे यहाँ पर देखें, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर्स के टाइप ही हैं और ये भी ऑपरेटर्स के टाइप ही हैं। लेकिन ये दो कैटेगरीज अलग अलग क्यों बनाई गई है वो एक बार समझ लेते हैं। अगर मैं इन तीन कैटेगरीज की बात करूं तो ये कैटेगरीज इसलिए बनाई गई है क्योंकि हम जो हमारे पास में ऑपरेटर होता है, ठीक है, लेट्स से कि ऑपरेटर अगर प्लस है तो प्लस ऑपरेटर के साथ हमने जितने ऑपरेंड यूज किए हैं उसी बेसिस पर ये कैटेगरीज बनी है। ठीक है, तो अगर हम किसी ऑपरेटर के साथ में किसी एक ऑपरेंड को ही यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये दो ऑपरेटर्स हैं। तो देखिए मैंने बी एक आपके पास में ऑपरेंड है, ऑपरेंड जिसपे कि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन? प्लस प्लस का। तो प्लस प्लस एक ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर किस पे काम कर रहा है? एक बी वेरिएबल पे। तो बी वेरिएबल कहलाएगा ऑपरेंड और ये कहलाएगा ऑपरेटर। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने इसके साथ में एक ही वेरिएबल यूज किया इसलिए हमने उसको यूनरी कैटेगरी में रखा। ऐसे ही अगर हम किसी वेरिएबल के साथ में दो वैल्यूज या दो ऑपरेंड यूज में लेकर आ रहे हैं तो हम उसको बाइनरी कैटेगरी में रखेंगे। और टर्नरी अगर हम एक ही, यहाँ हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास में टोटल 3 क्या हो जाएंगे, पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास में कंडीशन पार्ट। टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास में इस कैटेगरी में एक ही ऑपरेटर होता है जिसको कि हम कंडीशनल ऑपरेटर बोले या टर्नरी ऑपरेटर बोले। ठीक है, तो इस केस में पहला पार्ट तो उसका कंडीशन पार्ट हो जाएगा, दूसरा उसका ट्रू पार्ट और लास्ट उसका फॉल्स पार्ट। यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर को मैंने एक एग्जाम्पल के साथ नीचे प्रोग्राम में पुट किया है, अभी देखते हैं हम। ऐसे ही यहाँ पे देखिए यूनरी ऑपरेटर की केस में यहाँ पर ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में ये कुछ ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी में हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, रिलेशनल, ठीक है, लॉजिकल हो गया, बिटवाइज हो गया। बिटवाइज कैटेगरी को हम एक बार वापस से देखेंगे
और बाकी जो कुछ कैटेगरीज हैं उनके मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर पुट नहीं किए हैं, तो आई थिंक उनमें कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी अगर किसी भी ऑपरेटर में कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर भी है हमारे पास में, और एक ऑपरेटर होता है टर्नरी। यही सेम लिस्ट मैंने यहाँ पर पुट की है। इसके अलावा एक कॉमा ऑपरेटर भी होता है, और एक साइज ऑफ ऑपरेटर हमने देखा था सी में। इसको हम वापस से देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सी प्लस प्लस का एक मेन ऑपरेटर, तो वो हमारे पास में होता है, ये सी प्लस प्लस का ही एक मेन ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर कहलाता है हमारे पास में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कैसे क्या करता है ये ऑपरेटर, ये पूरा मैंने डिस्क्राइब किया है आगे एग्जाम्पल्स में, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्लास का टाइम यहाँ पर ओवर हो चुका है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का ये कुछ सिंटेक्स है, ये कुछ उसको डिफाइन करने का तरीका है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।